नमस्ते। चलिए आज जिंक के रसायन विज्ञान की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये अयस्क के रूप में शुरू होता है और फिर केमिकल रिएक्शंस में इसकी क्या भूमिका होती है। सब कुछ कवर करेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक। तो हमारा सफर कैसा दिखेगा? पहले हम जानेंगे कि जिंक इतना अनोखा क्यों है। फिर हम एस्क से कॉन्सेंट्रेट बनाने की प्रक्रिया देखेंगे। उसके बाद हम निष्कर्षण की दिलचस्प प्रक्रिया में उतरेंगे, जिसे ज्वलंत प्रक्रिया भी कहते हैं। फिर देखेंगे कि शुद्ध जिंक कैसे बनता है, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, और आखिर में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी 5 सिद्धांत कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर जिंक को क्या चीज अनोखा बनाती है? डी ब्लॉक में इसकी एक खास जगह है, आइए उसे समझते हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और ये बहुत दिलचस्प भी है कि जिंक को एक असली ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातु क्यों नहीं माना जाता। क्या वजह है इसकी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो पहले ये समझना होगा कि ट्रांजिशन मेटल होता क्या है। परिभाषा के हिसाब से ये एक ऐसा तत्व है जिसका डी ऑर्बिटल या तो उसकी सामान्य अवस्था में या उसकी किसी भी ऑक्सीडेशन अवस्था में पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होता। मतलब उसमें खाली जगह होती है। यही सबसे जरूरी बात है, अपूर्ण रूप से भरा डी ऑर्बिटल। और जवाब छिपा है जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन है R3D10 4s2। यहां ध्यान देने वाली बात है 3D10। इसका मतलब है कि इसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है। उसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हैं, कोई जगह खाली नहीं है। और बस यही वजह है कि जिंक में ट्रांजिशन मेटल्स वाले गुण नहीं मिलते, जैसे कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाना या रंगीन कंपाउंड्स बनाना। तो ये नियमों का एक तरह से अपवाद है। ठीक है, अब जब हम जिंक की खासियत समझ गए हैं, तो चलिए जमीन के नीचे से इसे निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहला कदम है अयस्क से कॉन्सेंट्रेट बनाना, मतलब उसकी शुद्धि करना। तो जमीन से जिंक हमें इन रूपों में मिलता है, जैसे कि जिंक ब्लेंड जो कि जिंक सल्फाइड है, फिर है कैलामाइन, जिंकाइट और फ्रैंकलिनाइट। इन सब में से जो सबसे जरूरी है वो है जिंक ब्लेंड यानी ZnS। ज्यादातर जिंक इसी से निकाला जाता है। तो ये हमारा मुख्य अयस्क है। तो अयस्क को पीसने के बाद उसे सांद्रित यानी कॉन्सेंट्रेट करना होता है। इसके लिए इस्तेमाल होती है झाग प्लवन या फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें होता क्या है, पाइन ऑयल और हवा का इस्तेमाल करके एक झाग बनाया जाता है जो हल्का सल्फाइड अयस्क होता है। मतलब हमारा काम का जिंक सल्फाइड वो इस तेल वाले झाग से चिपक कर ऊपर आ जाता है और उसे अलग कर लिया जाता है। और जो भारी अशुद्धियां या गैंग होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। है ना कमाल की तकनीक? ठीक है, अयस्क कॉन्सेंट्रेट हो गया। अब आता है असली काम, मतलब इस कॉन्सेंट्रेट से धातु निकालना। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे कह सकते हैं गर्मागर्म हिस्सा है। ये पूरी प्रक्रिया 2 स्टेप्स में होती है और दोनों में ही बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। पहला स्टेप है रोस्टिंग, जिसमें हम सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलते हैं। और दूसरा स्टेप है रिडक्शन, जिसमें उस ऑक्साइड अयस्क से ऑक्सीजन हटाकर कच्ची धातु हासिल की जाती है। और ये सारा काम होता है इस वर्टिकल रिटॉर्ट के अंदर। इसमें क्या करते हैं, भुने हुए अयस्क यानी जिंक ऑक्साइड को कोक यानी कार्बन के साथ लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इतने ज्यादा तापमान पर कार्बन जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन लेता है, और क्योंकि ये तापमान जिंक के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा है, जिंक भाप बनकर उड़ जाता है। इसी भाप को फिर इकट्ठा करके ठंडा कर लिया जाता है, जिससे हमें अशुद्ध स्पेल्टर जिंक मिलता है। आइए अब इन रिएक्शंस को समीकरणों से समझते हैं। पहला है रोस्टिंग। 2ZnS ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2ZnO और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, तो सल्फाइड से ऑक्साइड बन गया। दूसरा है रिडक्शन। ZnO कार्बन के साथ मिलकर जिंक की भाप Zng और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये दोनों ही समीकरण बहुत जरूरी हैं। तो हमें कच्चा लगभग 98% शुद्ध स्पेल्टर जिंक मिल गया है, लेकिन ये अभी भी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए काफ़ी नहीं है। तो अब आता है आखिरी चरण, इसे 99.9% या उससे भी ज़्यादा शुद्ध बनाना। इस अशुद्ध स्पेल्टर जिंक को शुद्ध करने के लिए हमारे पास 2 मेन तरीके हैं। पहला है प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो एक थर्मल प्रोसेस है, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है। इन दोनों तरीकों में फर्क क्या है? देखिए, प्रभाजी आसवन इस सिद्धांत पर काम करता है कि अलग अलग धातुओं के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। इससे हमें लगभग 99.9% शुद्ध जिंक मिलता है।
वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के आधार पर काम करती है और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा शुद्ध मतलब 99.95% से भी ज़्यादा शुद्ध जिंक मिलता है। चलिए, तो अब हमारे पास एकदम शुद्ध जिंक है। अब धातु बनाने की प्रक्रिया को यहीं रोकते हैं और देखते हैं कि ये शुद्ध जिंक एक केमिकल रिएक्टेंट के तौर पर कैसा व्यवहार करता है। जिंक का एक बहुत ही खास गुण है इसकी एम्फोटेरिक प्रकृति। इसका मतलब है कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। देखिए, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, और जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जैसे एक मजबूत बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। दोनों ही मामलों में हाइड्रोजन गैस का निकलना यह साबित करता है कि जिंक उभयधर्मी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। अब आते हैं एक और दिलचस्प रिएक्शन पर, नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ कमाल की बात यह है कि रिएक्शन का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि एसिड कितना गाढ़ा है। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमें NO2 गैस मिलती है, थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO गैस मिलती है, अगर डाइल्यूट है तो N2O मिलती है, और अगर बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। मतलब एक ही रिएजेंट लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बदलने से प्रोडक्ट पूरी तरह बदल जाता है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक और रिएक्शन है व्हाइट विट्रियोल यानी ZnSO4.7H2O को गर्म करने का। जब इसे गर्म किया जाता है तो पहले तो इसका पानी उड़ जाता है, और फिर अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करें तो ये जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि जिंक ऑक्साइड गर्म होने पर पीला हो जाता है और ठंडा होने पर वापस सफ़ेद। इसी वजह से इसे फिलोसोफर्स वूल भी कहते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब चलिए इन सबको समेटते हैं और परीक्षा के लिहाज से जो 5 सबसे ज़रूरी बातें हैं उनकी एक फटाफट समीक्षा करते हैं। ठीक है, तो वो 5 सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? नंबर 1, जिंक एक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका 3d10 ऑर्बिटल पूरा भरा है। नंबर 2, इसकी एम्फोटेरिक प्रकृति यानी ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। नंबर 3, नाइट्रिक एसिड के साथ इसके अलग अलग उत्पाद जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करते हैं। नंबर 4, कार्बन रिडक्शन या स्मेल्टिंग जिससे जिंक ऑक्साइड से जिंक बनता है। और आखिर में नंबर 5, रिफाइनिंग के 2 तरीके, इलेक्ट्रोलाइटिक और डिस्टिलेशन, और उनके बीच का फर्क। ये 5 बातें हमेशा याद रखनी है। और आखिर में एक सवाल, हमने इसकी सारी केमिस्ट्री तो देख ली, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोकेमिकल गुणों को देखते हुए जिंक धातु का सबसे ज़रूरी औद्योगिक इस्तेमाल क्या हो सकता है? ज़रा सोचिए, ये केमिस्ट्री असल दुनिया में कहाँ काम आती है, जैसे कि गैल्वेनीकरण जैसी प्रक्रियाओं में जो लोहे को जंग लगने से बचाती है,